सभी दोस्तों को अनुसर का नमस्कार। और जैसा कि बिहार स्पेशल क्लास आज है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करूंगा। बिहार पीजीटी पर विशेष तौर से बात करूंगा क्योंकि जैसे ही बिहार पीजीटी में जो एग्जामिनेशन आने वाला है और बिहार पीजीटी का एग्जामिनेशन बिल्कुल लगा हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि झारखंड में मैंने बताया था कि कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं, तो उसी तर्ज पर आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बिहार स्पेशल क्लास में आखिरकार बिहार पीजीटी के लिए कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, यानी कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ लेने चाहिए। तो फिर आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। मैं आपको एक एक टॉपिक समझाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किन किन टॉपिक्स पर आपको फोकस करना चाहिए। ये सभी बातें आपको आज की इस फुल वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैंने जो अपने पास नोट किए हुए हैं टॉपिक वो कौन कौन से हैं। देखिए, केमिस्ट्री में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आखिरकार टॉपिक्स का हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो पूरी वीडियो साथ देना पड़ेगी आपको। आपको एक एक बात जानकारी मिल जाएगी और अभी तक जितनी बातें बताई हैं उन सभी में लोगों को फायदा हुआ है। तो यहाँ केवल वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ कि आप मुझे देखें, मेरे लाइक बढ़े, मेरे व्यूज बढ़े, ये तो सब ऑटोमेटिकली होगा ही होगा, क्योंकि आप जब चीज़ों को परफेक्ट पाएंगे तो 100% श्योर है कि आप उसका कोई ना कोई रिजल्ट तो हमें देंगे। तो अब हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग। एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग में अगर हम लोग चल देते हैं तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर हेडिंग बना लेता हूँ, यहाँ पर हेडिंग बना लेता हूँ नंबर 1। सिंपल सा हेडिंग है, क्योंकि मुझे एक एक टॉपिक लेकर के चलने हैं, तो इसलिए यहाँ पर नंबर 1 आ जाता है हमारा। थोड़ा सा व्यू डाउन करूँगा, व्यू हल्का सा डाउन करूँगा और आपके लिए बिल्कुल परफेक्टनेस दिखाई दे। यानी यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करूं और साथ ही साथ एक केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक की मैं बात कर लेता हूं। तो केमिकल बॉन्डिंग और इन दोनों में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, इन पर पूरा डिस्कशन आज की इस वीडियो में होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो आना ही आना है, तय है। यहाँ लिख देता हूँ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पढ़ लेना है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पेन निकालो और लिखते भी चले जाओ। दूसरा टॉपिक इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है वो भी मैं आपको जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ। दूसरे टॉपिक में एक तो आपको वेव फंक्शन जरूर पढ़ लेना। वेव फंक्शन और वेव फंक्शन की सिग्निफिकेंस पर ध्यान देना है। वेव फंक्शन और यहाँ पर मेन मोटो जो है वो सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पर नोट करना कि इनके सिग्निफिकेंस को हमें फोकस करते रहना, इस चीज़ का हमें ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा आपको और बताता हूँ कि क्वांटम नंबर और हाइड्रोजन की जो वेव फंक्शन प्रॉपर्टी है, तो इसमें वेव फंक्शन में भी मैं मेनली हाइड्रोजन को फोकस कर रहा हूँ यहाँ पर, कि हाइड्रोजन का वेव फंक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी टॉपिक की अगर मैं बात करता हूँ तो वो है आपका क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर पर कम से कम, क्वांटम नंबर पर नोट करके चलना, तो कम से कम 2 क्वेश्चन 100% आपको मिलेंगे, कोई बचा नहीं सकता है इन 2 क्वेश्चंस को। एक तो ये ध्यान दीजिएगा, और दूसरा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हम लोग बात करें कि आखिरकार हाइड्रोजन जो होता है, जैसे कि अगर मतलब हाइड्रोजन के हिसाब से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखें, नॉर्मल देखें, दोनों तरीके से देखें, तो यहाँ पर चौथा टॉपिक मैं दे देता हूँ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यानी कि श्रोडिंगर अगर आपने इक्वेशन याद कर ली, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अगर आपने याद कर ली, तो मैं समझता हूं कि एक क्वेश्चन आपको 100% मिल जाना चाहिए। तो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन भी खूब अच्छे से आप ध्यान दीजिए, एक एक टॉपिक नोट करते चलिए, आपको काम जरूर आएगा। इसके बाद क्वांटम नंबर मैंने बता ही दिया है, और बहुत बड़ी चीज इसमें नहीं है। और एक चीज और, एक वन बॉक्स में मैंने बताया भी, वन बॉक्स का डायमेंशन पड़ा हुआ भी है, तो ये भी ध्यान देना। यानी कि अगर आपको कैलकुलेशन करनी, डायमेंशन निकालना है, ठीक है, तो वन बॉक्स वाला आपको निकालना है, वन वन डायमेंशन बॉक्स में निकालना है, वो मैंने बता दिया है, तो वो भी एक बार देख लीजिएगा। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट तो इस बार नहीं लग रहा है। और एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ
SPDF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो SPDF का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, छोड़ना नहीं आपको कॉन्फ़िगरेशन किसी भी कीमत पर। अब आ जाइए, अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट 6th टॉपिक, क्योंकि 2 टॉपिक मिले हुए हैं ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और केमिकल बॉन्डिंग, तो यहाँ एक चीज़ और भी ध्यान दो कि हमें हाइब्रिडाइजेशन पर फोकस बहुत करना चाहिए, यानी हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन मिल सकता है, हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट है, इसको खूब कस के पढ़ के जाइएगा, क्योंकि पूछ सकते हैं कि किसमें कौन सी कितनी हाइब्रिडाइजेशन है, कोई मॉलिक्यूल दे दिया उसकी हाइब्रिडाइजेशन जानने की कोशिश कर ली, एक तो इसको पढ़ लीजिएगा। दूसरा, अगर आपको रेजोनेंस पर समझ में आता है तो मेरे हिसाब से आपको रेजोनेंस पर क्वेश्चन मिलना चाहिए, रेजोनेंस जरूर पढ़ करके जाना। और रेजोनेंस के साथ में अगर मैं नोट करता हूँ, 8th टॉपिक है, 8th टॉपिक को अगर आप नोट कर पाते हो तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इस मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को मेनली जो अप्लाई करिएगा वो मेरे हिसाब से NO मॉलिक्यूल पर, CO मॉलिक्यूल पर, और अगर आप नोटिस करना चाहो तो एक N2 मॉलिक्यूल और O2, इन्हीं के आयंस पर भी फोकस कर लेना, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर आपके रिजल्ट हो जाएंगे। सिग्मा पाई बॉन्ड में डिफरेंस देख लेना, सिग्मा पाई बॉन्ड में डिफरेंस लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ आपको जो बॉन्ड की प्रॉपर्टीज हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए, यानी बॉन्ड पैरामीटर पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं बॉन्ड पैरामीटर। तो बॉन्ड पैरामीटर्स, जैसे कि अगर आपको बॉन्ड पैरामीटर की जानकारी नहीं है तो जान लो कि बॉन्ड पैरामीटर में क्या क्या आ सकता है, जैसे बॉन्ड एंगल आ सकता है, बॉन्ड लेंथ आ सकती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आ सकती है, ये सब टॉपिक आ सकते हैं, तो इसलिए इनको बड़ा ध्यान से आपको पढ़ लेना, इतना पढ़िएगा, ज़्यादा नहीं। केमिकल बॉन्डिंग में एक लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट और आप पढ़ लेना, मैं यहीं पर लिखे दे रहा हूँ, 10वां टॉपिक बना दे रहा हूँ, लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट बॉर्न हैबर साइकिल के साथ। तो लैटिस एनर्जी को बॉर्न हैबर साइकिल के साथ में अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपको मिल जाना चाहिए। अब आ जाइए सेकंड टॉपिक पर। सेकंड टॉपिक हमारा है थर्मोडायनामिक्स। अगर हम लोग थर्मोडायनामिक्स को ध्यान से देखते हैं तो थर्मोडायनामिक्स में क्या क्या, देखिए 80 नंबर जो आपके हैं वो टोटल 120 का पेपर होना है, ये भी आपको पता है, टोटल 120 का पेपर होना है, और इस 120 के पेपर में कैसा डिसीजन लेंगे आपको पता है कि 80+40 होना है। अब 80 जो होगा वो सब्जेक्ट लेवल पर होगा, केमिस्ट्री का होगा, और यहीं पर आपको पूरी मेहनत करनी। तो थर्मोडायनेमिक्स में जहां तक मैं बताना चाहूंगा, नोट करिए कि थर्मोडायनेमिक्स में आखिरकार क्या आ सकता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या संभावना है। थर्मोडायनेमिक्स में नंबर 1, सबसे पहले तो आपको याद कर लेना चाहिए फर्स्ट लॉ का जो इक्वेशन है वो याद कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट लॉ की इक्वेशन पढ़ लीजिए, फर्स्ट लॉ की इक्वेशन पढ़ लीजिए, और साथ में ही CP और CB का रिलेशन भी पढ़ डालिए, CP और CB का रिलेशन पढ़ डालिए, तो मैं कहूँगा कि इसमें से 100% आ जाएगा। दूसरी कंडीशन पर अगर आप चले आते हैं तो दूसरी कंडीशन में आपको बताने की कोशिश करूंगा, किरचॉफ्स इक्वेशन जरूर पढ़ के चले जाना। किरचॉफ्स इक्वेशन, अभी तक जितने क्वेश्चंस बताए हैं उन पे टॉपिक पर क्वेश्चन हमेशा आए हैं, तो किरचॉफ्स इक्वेशन को आपको ध्यान देना है कि किरचॉफ इक्वेशन होती क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, इन पर भी आप विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपको सेकंड और थर्ड लॉ और गिब्स फ्री एनर्जी और हेस लॉ, इतनी चीजें और पढ़ लेनी, यानी कि सेकंड लॉ जब पढ़ेंगे तो सेकंड लॉ में एंट्रोपी पर आपको फोकस करना है, यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंट्रोपी, एंट्रोपी पर फोकस करना है। और दूसरा चौथा पॉइंट हमारा हो जाता है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ में केवल डेफिनेशन पढ़िएगा, कुछ मत पढ़ना, थर्ड लॉ में केवल डेफिनेशन पढ़ के जाना है, डेफिनेशन पढ़ के जाना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना, जितना बोल रहा हूँ उतना करिएगा, बेनिफिट आपको मिलेगा 100%। पाँचवें की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो पाँचवें में आपको मैंने बोला एक हैस लॉ भी जरूर पढ़ लेना, यानी कि अगर मैं हैस लॉ की बात करता हूँ तो हैस लॉ भी आपको पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल हैस लॉ पर आने की उम्मीद मुझे लग रही है, तो यहाँ नोट कर लो कहीं पर, और ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ध्यान से पढ़िए। हाँ, चलिए, अब इसमें बहुत खास चीज़ नहीं है, एक मैंने बोली गिब्स फ्री एनर्जी, तो गिब्स फ्री एनर्जी का कंसेप्ट और नोट कर लो, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं गिब्स फ्री एनर्जी का कंसेप्ट और आपको पढ़ करके जाना चाहिए। अब हो जाता है हमारा तीसरा हेडिंग। तीसरा हेडिंग में आ रहा है यहाँ पर सॉलिड स्टेट की मैं बात करता हूँ। तो सॉलिड स्टेट में अगर आप नोट करना चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्रिस्टल सिस्टम पूरा पढ़ लीजिएगा।
क्रिस्टल क्रिस्टल सिस्टम पढ़ लेना। और क्रिस्टल सिस्टम आपको क्या समझाने की कोशिश करेगा, इसमें जैसे कि ब्रैग्स इक्वेशन की बात करता हूँ। इसमें जैसे कि ब्रैग्स इक्वेशन तो मान के चलो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ब्रैग्स इक्वेशन के साथ ही साथ आपको डिफेक्ट पढ़ लेने। तो चौथा, तीसरे में नंबर 1 चलना क्रिस्टल सिस्टम पर, और इसमें नंबर 2 आप ब्रैग इक्वेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, ब्रैग्स इक्वेशन पढ़ लीजिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको बेनिफिट करेंगे, लेकिन अब आप उसको कितना पढ़ पाते हैं ये आपकी जिम्मेदारी पर जाता है। थर्ड पॉइंट अगर मैं बताता हूँ तो थर्ड पॉइंट में मुझे जो समझ में आ रहा है वो डिफेक्ट समझ में आ रहा है कि डिफेक्ट पर क्वेश्चन आ सकता है। डिफेक्ट्स जरूर पड़ेगा, चाहे शॉर्टकी फ्रैंकल और मेटल एक्सेस मेटल डेफिशिएंसी, कोई भी संभावना हो सकती, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एक तो ये आप ये जरूर पढ़ लीजिए ध्यान से। उसके बाद अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स की बात करता हूँ तो फोर्थ पर आ जाता है केमिकल केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स में केवल 2 चीजें पढ़ना, ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। केमिकल काइनेटिक्स में 2 चीज़ें पढ़ना, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1 आपको एक तो पढ़ लेना है मेरे हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ लेना, और इसमें के की यूनिट निकाल लेना सीख लेना। और दूसरा टॉपिक पढ़ लेना इसमें मेरे अकॉर्डिंग जो आपका है आर्हीनियस इक्वेशन। तो ARRHENIUS आर्हीनियस इक्वेशन, इतना अगर पढ़ोगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि केमिकल काइनेटिक्स से भी आप क्वेश्चन पा जाएंगे 101%। पांचवा अगर टॉपिक में ले लेता हूं तो पांचवें टॉपिक में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ ही साथ मैं रेडॉक्स की भी बात कर लेता हूं, हालांकि अलग से नहीं दिया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चल लेता हूं, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री की बात कर लेता हूँ। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर मैं बोलता हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, तो एक तो नर्स्ट इक्वेशन पढ़ लीजिएगा। नस्ट इक्वेशन आपको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़नी है, नस्ट इक्वेशन आपको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़नी है। दूसरा, अगर आप ध्यान देते हो तो यहीं पर आप एक चीज ईएमएफ कैलकुलेट करना, नस्ट इक्वेशन में ही आएगा वो, ईएमएफ का कैलकुलेशन जरूर पढ़िएगा। ईएमएफ पर न्यूमेरिकल आ सकता है, और ईएमएफ के साथ ही साथ आपको एक चीज और पढ़ लेनी चाहिए जिसका नाम है यानी कि ट्रांसपोर्ट नंबर। तो यहाँ ट्रांसपोर्ट नंबर पेपर अच्छा आएगा, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसपोर्ट नंबर भी पढ़ करके जाना है। अगर इन क्वेश्चंस को पढ़ करके जाएंगे तो मेरा वादा है कि आपको 100% क्वेश्चन मिलना चाहिए। और लास्ट में एक टॉपिक और पढ़ना जिसका नाम है फैक्टर्स, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से होते हैं। तो फैक्टर्स में मतलब किसकी फैक्टर पढ़ने, तो कंडक्टिविटी में बोले दे रहा हूँ, तो कंडक्टिविटी फैक्टर आप पढ़ करके जाइएगा, इस चीज़ का ध्यान देना। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ सेल में, तो नोट कर लेना आप एक तो सेल आप सेकेंडरी पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, सेकेंडरी और फ्यूल सेल जरूर पढ़ लेना। सेकेंडरी सेल पढ़ लेना, और सेकेंडरी सेल के साथ में एक पढ़ लेना आप फ्यूल सेल। फ्यूल सेल पढ़ लीजिएगा ध्यान से, फ्यूल सेल पढ़ लीजिएगा, और फ्यूल सेल पर भी क्वेश्चन आने की उम्मीद मुझे लग रही है। फोटो केमिस्ट्री जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, यानी कि 6th पार्ट में यहाँ पर लिख रहा हूँ जिसका नाम है फोटो केमिस्ट्री। अगर फोटो केमिस्ट्री में पढ़ना है तो कुछ मत पढ़ना फोटो केमिस्ट्री में, एक फ्लोरिसेंस फॉस्फोरिसेंस पढ़ लेना, और दूसरा क्वांटम यील्ड। तो एक तो फॉस्फोरिसेंस पढ़ लेना, फॉस्फोरिसेंस, और दूसरा पढ़ लेना फ्लोरिसेंस, फ्लोरिसेंस पढ़ लेना, फॉस्फोरिसेंस फ्लोरिसेंस पढ़ लीजिएगा। और तीसरा टॉपिक आप क्वांटम यील्ड पढ़ लेना। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, कहीं से कहीं तक इससे ज़्यादा आप टच नहीं करिएगा, नहीं तो दिक्कत आपको आ सकती है। और मैं एक चीज़ आपको और बताऊंगा कि इसमें बहुत ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। एक बियर लैम्बर्ट बियर लॉ, और देख आपसे लग रहा है मुझे, जो मैंने नोट किया है वो मैं बोल रहा हूँ, लैम्बर्ट बियर लॉ। लैम्बर्ट बियर लॉ पर तो आप मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट ही लगा लो, क्योंकि ये अधिकतर एग्जाम में पूछे भी गए और आने की संभावना भी लगती है। तो यहाँ 7th टॉपिक पर मैं बात कर लेता हूँ। 7th टॉपिक हमारा जो है वो डी एफ ब्लॉक एलिमेंट है, और साथ में ही डी एफ ब्लॉक के साथ में अगर मैं बात करता हूँ तो कुछ कंपाउंड्स भी मुझे पढ़ने चाहिए। तो यहाँ पर मैं हेडिंग बना देता हूँ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। हेडिंग बना लो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। और अब डी एफ ब्लॉक एलिमेंट में क्या पढ़ोगे भाई, इसी में डी एफ ब्लॉक के साथ ही साथ आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर भी फोकस कर लेना चाहिए। यहाँ पर ध्यान देना, मतलब उस पर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। डी एफ ब्लॉक में एक तो एटॉमिक रेडियस का जो वेरिएशन है,
एटॉमिक रेडियस का जो वेरिएशन है उसको पढ़िएगा, एटॉमिक रेडियस। और दूसरा जो है वो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़िएगा। तीसरा आप एलॉय का फॉर्मेशन पढ़ लेना, एलॉय फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा, एलॉय फॉर्मेशन। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी पढ़ लीजिएगा, कैटालिटिक प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी पर चले आइए और इसके बाद आपको आना चाहिए मेरे हिसाब से मेनली ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। तो ऑक्सीडाइजिंग वैसे पर्टिकुलर नहीं दी है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को आपको क्या करना पड़ेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे KMnO4 की 2-4 पढ़ ली, 2-4 आपने क्या कहते हैं K2Cr2 7 की पढ़ ली, तो इस तरीके से जानकारी में रहना चाहिए। और कलर का फॉर्मेशन D to E ट्रांजिशन जरूर पढ़िएगा, है ना। तो यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूँ 6th पॉइंट जो है वो कलर ट्रांजिशन जरूर पढ़ना, कलर ट्रांजिशन पढ़ लीजिएगा, कलर ट्रांजिशन पढ़ना। और 7th पॉइंट में कोऑर्डिनेशन की थ्योरी। अब कोऑर्डिनेशन की थ्योरी अगर आपसे कोई कहता है कि कौन सी पढ़नी चाहिए, तो मेरे हिसाब से 2 थ्योरी हैं, एक VVT है और एक आपकी है कौन सी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो इसको फोकस करिएगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को, इसी के एप्लीकेशन पढ़ लीजिएगा। और लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड में चले जाओ तो वहां पर केवल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ना, 100% क्वेश्चन आपको मिलेगा। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको आपको छोड़ना नहीं किसी भी कीमत पर। अब एक चीज आपको और बता देते हैं, अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर चले आते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। देखिए ये तो हो गई जनरल बातें, अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा सा इसका वेरी कर रहा है बिहार का, झारखंड से, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी मैंने आपको इनऑर्गेनिक और वो दोनों बता दिए फिजिकल, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों को किन किन इम्पोर्टेंट बातों पर फोकस करना चाहिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले तो मैकेनिज्म का पूरा टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है, मैकेनिज्म का कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। जैसे कि अगर मैं बात कर लेता हूँ मैकेनिज्म में, तो नंबर 1, एक तो आपको SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म तो बिल्कुल ही परफेक्ट करके जानी है। दूसरा E1 मैकेनिज्म और E2 मैकेनिज्म भी 100% परफेक्ट कर लेनी है। तीसरा अगर मैं आपसे कहता हूँ कार्बोकैटायन और कार्ब एनाइन, इन दोनों के जो अरेंजमेंट होते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, उनको भी आप फोकस कर लीजिएगा, अन्यथा आप दिक्कत में आ सकते हैं, इसलिए इसको छोड़ना नहीं किसी भी कीमत पर। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक के और उनके एप्लीकेशंस भी फोकस करना है। तो यहाँ लिख देता हूँ इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इनके एप्लीकेशन का मतलब कौन से एसिडिक ज़्यादा है, कौन एसिडिक कम है, कोई ग्रुप कहाँ लगा दें तो उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है। ये चीज़ें आपको किसी कीमत पर छोड़नी नहीं है, हर कीमत पर आगे बढ़ के जाना है, उनको कर लेना है। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में भी ध्यान देना कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। और एक कार्बिन और नाइट्रीन जो मैंने झारखंड में भी बताया था कि उसको भी पढ़ लेना। एक तो कार्बिन कार्बिन पढ़ के जाना, नाइट्रीन पढ़ के जाना, और साथ में एक टॉपिक एग्जाम्पल बेंजाइन में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना, बाकी कुछ मत पढ़ना और बाद में कहना देखो अनुसार आया था, ठीक है, बताना आकर के। इसी के बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ हाइड्रोकार्बन्स की, तो मैं हाइड्रोकार्बन में आपसे यही कहूँगा कि हाइड्रोकार्बन मेनली आपको पढ़ लेना है पेरीसाइक्लिक कंपाउंड। तो यहाँ पर दूसरा टॉपिक हो जाता है हाइड्रोकार्बन्स में। हाइड्रोकार्बन की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो हाइड्रोकार्बन्स में हमारा जो टॉपिक होने के चांस, पढ़ने के चांस है, पेरीसाइक्लिक की केवल रिएक्शंस पढ़ लेना, पेरीसाइक्लिक कंपाउंड की रिएक्शंस पढ़ लीजिएगा, बाकी आपको कोई एग्जाम्पल जिन्हें बोलते हैं वो पढ़िएगा, फालतू इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जो नेम रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शंस में एक तो आप एल्डोल पढ़ लेना, एल्डोल, एक कैनिजारो पढ़ लेना, एल्डोल कैनिजारो, और एक आप रीमर टीमन पढ़ लेना, रीमर टीमन रिएक्शन पढ़ लीजिएगा, रीमर टीमेंस रिएक्शन पढ़ लेना। और रीमर टीमेन के साथ में अगर आप थोड़ा सा अगर कोशिश करोगे तो
मुझे लगता है कि पर्किन और कार्बेलेमीन और पढ़ लीजिएगा, बस ज़्यादा नहीं। पर्किन रिएक्शन और कार्बल एमाइन रिएक्शन भी पढ़ लीजिएगा, ये आ सकती हैं पेपर में, तो इन पर फोकस करिए। मुझे लगता है कि आपको बेनिफिट जरूर होना चाहिए। चौथे पॉइंट पर आ जाइए। चौथे पॉइंट में अगर मैं आपसे कहता हूं कि एल्कीन पढ़ना है, तो आप कहोगे सर एल्कीन तो सिलेबस में ही नहीं दिखाई दे रहे हैं कहीं पर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा एल्कीन में मेन रिएक्शंस पढ़ना। अब आप मुझे मत बताना मेन रिएक्शंस का मतलब है जैसे कि पॉलीमेराइजेशन। अब जब पॉलीमेराइजेशन में हाथ डालना, तो फिर पॉलीमेराइजेशन सभी का पढ़ डालना। सभी का मतलब हो जाता है कि जैसे पॉलीथीन कैसे बनती है, पीवीसी कैसे बनता है, नाइलॉन कैसे बनता है। उसके बाद जो आपने आपको बताया था मैंने कि एक पेपर था, है ना, जिसका जैसे जिगलर नाटा कैटलिस्ट भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। और जिगलर नाटा कैटलिस्ट का रोल, नाइलॉन पढ़ लेना, टेरिलीन पढ़ लेना, डेक्रॉन पढ़ लेना, ये सब चीज़ें नोट करिएगा, ठीक है। इनको आप छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पर। इसी तरीके से अगर हम पॉलीमराइजेशन में चलें तो फिर इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी पढ़ लेना। इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स में अधिकतर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि अगर सिलिकॉन का और बोराजाइन के, इनके एग्जाम्पल्स भी ध्यान दीजिएगा। बोराजाइन और बोराजाइन तो लग रहा है कि आ ही जाएगा, मुझे ऐसा महसूस होता है, उसको नोट कर लो कहीं पर। इनऑर्गेनिक पॉलीमर में अगर आप नोट करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर नोट कर लो, बोराजाइन पर 100% क्वेश्चन आएगा, बोराजाइन पर क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कुछ रिएजेंट भी याद रहना चाहिए। रिएजेंट, अब रिएजेंट कौन कौन से आपको याद रहे, तो रिएजेंट की मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पढ़ना चाहिए, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में NaBH4। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 का काम क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसी के साथ डाइबोरेन यानी कि B2H6 भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट में काउंट होता है, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसी के बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी की, उसमें क्या आपको पढ़ना चाहिए। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत ज़्यादा भागना दौड़ना नहीं है। मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी की बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं, उनके क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं, तो अगर वो मेरी वीडियोस आप देख लीजिए, स्पेक्ट्रो की वीडियो देखिए, स्पेक्ट्रो की वीडियो देख लीजिए, मुझे लगता है कि क्वेश्चन उसमें से 100% आपका आ जाना चाहिए। एक तो बात आपको ये बता दूं, और दूसरी बात आपको ये बता देता हूं कि इसी में जो फोकस करना है वो मेनली आपको एक तो NMR पर करना है। NMR पर इसमें एक तो सिग्नल निकालना सीख लीजिएगा, और दूसरा किस पे अप्लाई होता है, और उसके बाद UV देख लीजिएगा, और एक IR देख लेना, 3 देख लेना। हालांकि इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इन 3 ही सिलेबस में, मेनली वही सिलेबस में, बाकी सिलेबस में नहीं। इनके एग्जाम्पल्स जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके से आपको मेन जो फोकस करना है वो मेरे हिसाब से जो है वो रमन स्पेक्ट्रम भी थोड़ा सा देखना चाहिए। चलिए रमन भी लिखे दे रहा हूँ, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा, जो मैंने पढ़ा रखा, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि सिंगलेट और डुप्लेट, सिंगलेट डुप्लेट ट्रिपलेट, इन सब के आपको ट्रांजिशन भी पढ़ना चाहिए। तो यहाँ सिंगलेट ट्रांजिशन जो जो आपको फोटो केमिस्ट्री में भी काम करेंगे, सिंगलेट यानी कि सिंगलेट ट्रांजिशन पढ़ना चाहिए, और एक ट्रिपलेट ट्रांजिशन, डुप्लेट ना पढ़ना, ट्रिपलेट ट्रांजिशन भी पढ़ लेना, जो आपको पढ़ना चाहिए। इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है। और इसके साथ साथ आपको एक चीज और बता दें, किन चीजों पर और फोकस कर लीजिएगा। कुछ जो रिएजेंट और रिएक्शंस कहलाती हैं, ये टॉपिक आपको अलग से नहीं दिखेगा। रिएक्शन और रिएजेंट्स मतलब कौन सा रिएजेंट किस कंपाउंड को इसमें कन्वर्ट करने में मदद करता है। तो रिएक्शन रिएजेंट टॉपिक जरूर पढ़िएगा, और इसके लिए अगर आप चाहते तो मॉरिसन बॉयड की किताब आप यूज कर सकते हो, जगदम्बा सिंह जी की किताब आप यूज कर सकते हो। तो ये सब रिएक्शन यानी एल्डिहाइड को दे दिया, ये इसमें कन्वर्ट करना है, इसको कैसे करेंगे, इसमें कौन सा टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, इन सब बातों को अगर आपको पढ़ना है तो फिर आपको 2-4 किताबों की हेल्प लेनी पड़ेगी। और अगर बिहार पीजीटी में आप परफेक्टनेस अपनी दिखाना चाहते हैं, बिहार पीजीटी में बिल्कुल रिजल्ट अप टू द मार्क लाना चाहते हैं, तो फिर मेरी राय आपसे यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा डालिए, और अगर फिर भी आपको कहीं नहीं
मतलब क्वेश्चंस मिल पाते हैं तो फिर आइए एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद फटाक से जो है वो बिहार पीजीटी टेस्ट सीरीज को परचेज कर लीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल जाएंगे, डेली रिकॉर्डिंग क्लासेस चल रही हैं, उनको आप देख सकते हैं। आपको 100% फायदा हमारे इस चैनल से होगा, क्योंकि अभी तक जितना भी लोगों को बताया है वो सभी लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ है, तो इसलिए इस पर जरा विशेष तौर से आपको ध्यान देना चाहिए। ये मैं आपको पर्सनली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये सब चीज़ें जानकारी में रहनी चाहिए। अब कुछ कुछ टॉपिक नॉर्मल होते हैं, वो भी आप पढ़ करके जाइए। जैसे पॉलीमर्स है तो आप सिलेबस में डिटेल में है तो पढ़ना, तो बायोमोलिक्यूल बोले साहब हमारे सिलेबस, तो लेकिन ग्लूकोज की रिएक्शंस कभी आ जाए कि Br2 का एक्शन आ जाए, ये सब बायोमोलिक्यूल और जनरल देख लेना, मतलब डीएनए आरएनए की फुल फॉर्म देख लेना, ये सिलेबस में नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रिएक्शन की कैटेगरी में टाइप में जा करके उन क्वेश्चंस को डाल करके पूछ लिया जाता है, फिर आप ये नहीं कह सकते कि सर सिलेबस में नहीं था। तो ये थी बिहार पीजीटी पर एक स्पेशल बहुत बड़ी वीडियो, जो बहुत बड़ी का मतलब है मैटर बहुत है, टाइम भले कम लगा हो, लेकिन ये वीडियो आपको 100% सफलता दिलाएगी। तो उम्मीद करूंगा कि आप ये वीडियो अपने दोस्तों में जरूर भेजेंगे, जिससे कि जो हमारे साथी हैं, जो मित्र हैं, जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनको किसी भी कीमत पर कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आपका सिलेक्शन हमारे सिलेक्शन एक ही बात है, क्योंकि आप खुश होगे तो मैं 100% खुश हो जाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि हमारी बताए हुए रास्ते आपको कहीं ना कहीं जीवन में यूज करने को मिले, आपको हमारे बताए हुए रास्ते आपके जीवन को परिवर्तित करें। ये सब चीज़ें अगर आप हमसे सीख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, नोट करिए और इसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए। सिलेक्शन आपका होगा, विजय आपकी होगी, जय आपकी होगी, लेकिन खुशी शर्मा को होगी। 100% हम आपसे बात करेंगे जब आपका रिजल्ट आपके सामने होगा और लिखा होगा दिस रोल नंबर इज सेलेक्टेड फॉर पीजीटी केमिस्ट्री। खुशी आपको कितनी होगी ये आप जान सकते हो। आपके चेहरे पर जो मुस्कान होगी, उसकी जो मीन्स अंदर से फीलिंग्स आएंगी, उसका शायद कोई भी तोड़ नहीं हो सकता। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप रिवाइज करिए, पढ़िए, मेहनत करिए, आगे बढ़ते रहिए और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल आप देख रहे हैं तो कम से कम